नमस्ते देवी और सज्जनों, आप सभी को वेदिका द हिंदू न्यूज़ एनालिसिस कार्यक्रम में स्वागत है। आज हम दिसंबर 17, 2020 के हिंदू न्यूज़पेपर एनालिसिस को देखने वाले हैं। आज का पहला आर्टिकल है प्राइवेसी ए फंडामेंटल राइट, द स्टेट मस्ट प्रोटेक्ट। तो इस आर्टिकल में राइट टू प्राइवेसी के बारे में लेखक अपने अंश बता रहे हैं। इस आर्टिकल को कॉन्टेक्स्ट जहां देख रहे हैं, बॉम्बे हाई कोर्ट ने एक डायरेक्शन दिया था सरकार को कि जो भी आरटीआई एप्लीकेंट्स होते हैं उनके पते को वेबसाइट से निकाल दिया जाए। उस आधार पे दिसंबर 1 तारीख को द हिंदू न्यूज़पेपर के ऑप एड पेज में एक आर्टिकल आया था जिसका हेडिंग था कि इंसान या जो आरटीआई एप्लीकेंट है उसका पता पब्लिक इंफॉर्मेशन है या नहीं है। दिसंबर 1 के आर्टिकल में बॉम्बे हाई कोर्ट के इस डायरेक्शन के विरुद्ध मतलब इसके जजमेंट के ऊपर कुछ कंसर्न्स रेज किए गए थे, लेकिन आज उन्हीं कंसर्न्स को ध्यान में रखते हुए इस आर्टिकल में लेखक कैसे बॉम्बे हाई कोर्ट जजमेंट का समर्थन कर रहे हैं जहां पे किसी इंसान का एड्रेस वेबसाइट पे डालना राइट टू प्राइवेसी के विरुद्ध है और राइट टू प्राइवेसी स्टेट प्रोटेक्ट करने की जिम्मेदारी होती है। जैसे हम सबको पता है 24 अगस्त 2017 में 9 बेंच के जजमेंट में राइट टू प्राइवेसी को फंडामेंटल राइट करार कर दिया गया। इसमें यह भी कहा गया कि राइट टू प्राइवेसी पार्ट 3 के अतिरिक्त, जिसमें फंडामेंटल राइट्स जैसे राइट टू इक्वालिटी, राइट टू फ्रीडम, राइट टू लाइफ, इन सब के साथ राइट टू प्राइवेसी भी एक फंडामेंटल राइट है और इसे कोई भी लॉ या कोई भी एग्जीक्यूटिव एक्शन इसे निकाल नहीं सकता और सब इसके समर्थन में या इसे अवॉइड करेंगे। तो यहाँ पे दो विचारों को देखे जाएंगे। पहला कि बॉम्बे हाई कोर्ट जजमेंट के विरुद्ध जो बातें कही गई थी उस जजमेंट के विरुद्ध वो दिसंबर 1 तारीख को आया था और आज इसी विषय पे कैसे उस जजमेंट का समर्थन किया जा रहा है वो देखेंगे। तो यहाँ पे 3 अंशों में हम बात करेंगे। पहला अंश है ये कि जो बॉम्बे हाई कोर्ट ने जजमेंट दिया था उसके विरुद्ध कहा था कि ऐसा कोई भी लॉ नहीं या प्रिंसिपल नहीं जो राष्ट्र को मतलब सरकार को रोकता है कि किसी भी इंफॉर्मेशन को डिस्क्लोज किया जा सके। और आरटीआई एप्लीकेंट्स जो होते हैं वो खुद अपना एड्रेस या पता प्राइवेट कर सकते हैं, क्योंकि जब वो एप्लीकेशन दे रहे हैं तब वो सिर्फ पोस्ट ऑफिस बॉक्स का नंबर लिखे, ना कि एड्रेस। और इसी समय कहा गया कि देश में जो भी पब्लिक टेलीफोन डायरेक्टरी है या वोटर लिस्ट है उसमें भी दिया गया इंफॉर्मेशन या एड्रेस उसे पब्लिक इंफॉर्मेशन नहीं माना जाता। अगर ऐसे इंफॉर्मेशन को पब्लिक किया जा रहा है तो वो देश में ट्रांसपेरेंसी और अकाउंटेबिलिटी सोशल वेलफेयर प्रोग्राम्स के हिसाब में बहुत अच्छा है और पब्लिक इंटरेस्ट के हिसाब से भी वो बहुत ही सक्रम है। इस आधार पे आज लेखक कह रहे हैं, मतलब दूसरे लेखक कह रहे हैं कि देश में मतलब माना जाता है कि कोई भी भारतीय अपने प्राइवेसी को ज़्यादा सीरियस नहीं लेता है, लेकिन 2017 में हुए केएस पुट्टस्वामी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया जजमेंट को देखा जाए तो प्राइवेसी को फंडामेंटल राइट करार कर दिया गया था और उसके अतिरिक्त कोई भी प्राइवेट इंफॉर्मेशन पब्लिक डोमेन में डालना सही नहीं है। तो यहाँ पे लेखक ये कहना चाह रहे हैं कि पब्लिक इंटरेस्ट के बारे में जो दिसंबर 1 तारीख के आर्टिकल में बात किया गया था, तो राइट टू इंफॉर्मेशन या राइट टू प्राइवेसी के अतिरिक्त एड्रेस, किसी का पता कैसे पब्लिक इंटरेस्ट में लगाया जा सकता है। पब्लिक इंटरेस्ट का मतलब होता है कि कोई भी विचार जो देश के या सिटीजन्स के या सरकार के हित में हो, किसी के एड्रेस को लेकर कैसे पब्लिक इंटरेस्ट कहा जा सकता है, ये आज कॉन्ट्रडिक्शन उसे दिया जा रहा है। और दूसरे हंत में कहा जा रहा है कि हाई कोर्ट ने जो जजमेंट दिया था वो इस बारे में नहीं सक्षम कर सका है कि राइट टू प्राइवेसी में राइट टू ट्रांसपेरेंसी और पब्लिक इंटरेस्ट का भी कोई महत्व है। आज इस आर्टिकल में लेखक कह रहे हैं कि अगर राइट टू प्राइवेसी के अतिरिक्त किसी के इंफॉर्मेशन को या किसी के प्राइवेट या पर्सनल इंफॉर्मेशन को डिस्क्लोज किया जा रहा है तो वो इन्फ्रिंजमेंट होगा, तो गलत होगा। राइट टू प्राइवेसी के अतिरिक्त, राइट टू प्राइवेसी के अतिरिक्त राष्ट्र या राज्य उसे रेस्पेक्ट करना चाहिए किसी के प्राइवेसी को और उसे बचाने की जिम्मेदारी राष्ट्र पे होती है।
और KS पुट्स्वामी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया जजमेंट में 4 टेस्ट दिए गए थे कोई भी इंफॉर्मेशन को प्राइवेट मानने के लिए और उसे पब्लिक करने के लिए। पहला टेस्ट था उस विषय के प्रस्तुत करने के लिए एक लॉ होना चाहिए। दूसरा, अगर वो लॉ है तो वो लेजिटिमेट पर्पस के लिए, सही तरीके या सही काम के लिए होना चाहिए। दूसरा, जो एक्शन बताया जा रहा है वो राष्ट्र के हित में होना चाहिए। चौथा, अगर कोई भी इंफॉर्मेशन निकाला जा रहा है, मतलब पब्लिक डोमेन में डाला जा रहा है, तो वो इन चारों टेस्टों को क्वालिफाई करना ही होगा। तो इस हिसाब से अगर देखा जाए, उत्तर प्रदेश में कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल के खिलाफ जो भी प्रोटेस्ट किए गए थे, उस समय कुछ लोगों को अरेस्ट भी किया गया और उनके डिटेल्स को पब्लिक करके पोस्टर्स भी बनवाए गए जिनमें उनके फोटो, एड्रेस और उनका घर का नाम सब डाल दिया गया। तब के इलाहाबाद हाई कोर्ट ने एक डायरेक्शन दिया कि सरकार ने जो ये पर्सनल डिटेल्स बाहर डाले हैं उनका कोई महत्व नहीं है और वो पर्सनल डिटेल्स है जिसके विरुद्ध लेजिटिमेट एक्शन लेने की ज़रूरत नहीं है। अगर गलती हुई है तो उसका मतलब ये नहीं है कि पर्सनल डिटेल्स को एक पब्लिक इंफॉर्मेशन की तरह सभी जगह बांटे। तो उसके खिलाफ इलाहाबाद हाई कोर्ट ने तब कहा था कि इन डिटेल्स या पोस्टर्स को निकाल दिया जाए। तो उस क्रम में देखा जाए तब उस विषय में ही पर्सनल डिटेल्स को अगर पब्लिक नहीं किया जा सकता तो राइट टू इंफॉर्मेशन के एप्लीकेंट्स का एड्रेस कैसे इंफॉर्मेशन पब्लिक किया जा सकता है। तीसरा स्टेटमेंट ये दिया गया था दिसंबर 1 तारीख के आर्टिकल में कि सेक्शन 8 सब क्लॉज 1 और जे के अतिरिक्त RTI ये बताता है कि पर्सनल इंफॉर्मेशन को डिस्क्लोज करना ही होगा अगर जो इंफॉर्मेशन पब्लिक एक्टिविटी के नेक्सस में होता है। अगर पब्लिक एक्टिविटी के कंसर्न में है तो उस इंफॉर्मेशन को डिस्क्लोज करना बहुत ही ज़रूरी है। लेकिन यहाँ एक हाई कोर्ट जजमेंट के बारे में भी बताया गया है, अगर कोई इंफॉर्मेशन को पब्लिक एक्टिविटी मान के डिस्क्लोज करना है तो वो जो कंसर्न्ड ऑफिसर होता है वो उसे केस टू केस बेसिस पे देखकर उस इंफॉर्मेशन की लेजिटिमेसी को मानते हुए उसे डिस्क्लोज करेगा। लेकिन यहाँ पे जो एड्रेस के बारे में बात कर रहे हैं वो ना कि पब्लिक इंटरेस्ट में है या ना कोई पब्लिक एक्टिविटी के समर्थन में है या उससे रिलेशन रखता है, तो उसे इंफॉर्मेशन को या एड्रेस को डिस्क्लोज करना बहुत ही गलत होगा। और यहाँ पे देखा जाए तो अगर RTI के एप्लीकेंट का एड्रेस अगर पब्लिक कर रहे हैं तो हम खुद उसे एक रास्ता दे रहे हैं ताकि वायलेंस या रिटेलिएशन या उसके खिलाफ कोई भी क्रम या कोई भी व्यक्ति जाकर उस पर हमला करे। तो इस आधार पे इस इंफॉर्मेशन को ना पब्लिक करना ही सही होगा। तो यहाँ पे अंत में ये कहना चाह रहे हैं कि लेखक कि राइट टू प्राइवेसी को कॉम्प्रोमाइज करके राइट टू ट्रांसपेरेंसी और राइट टू इंफॉर्मेशन को ना बढ़ावा दिया जाए। इन दोनों को बैलेंस करना ही राज्य का और राष्ट्र का काम है या सरकार को जिम्मेदारी है। तो बॉम्बे हाईकोर्ट जजमेंट में जहां सरकार को निर्देशन दिए गए कि RTI के एप्लीमेंट्स का एड्रेस जो है उसे वेबसाइट से निकाल दिया जाए, वो सही है। आज का अगला आर्टिकल है ए मिलियन रीजंस टू मार्च। जैसे कि हम सबको पता है देश में सरकार और किसानों के बीच में हो रहे क्राइसिस के बारे में। इस क्राइसिस का कारण पहला है किसानों के बिल के बारे में। जैसे कि हम सबको पता है फार्मर्स प्रोड्यूस ट्रेड एंड कॉमर्स प्रमोशन एंड फैसिलिटेशन बिल 2020, फार्मर्स एम्पावरमेंट एंड प्रोटेक्शन एग्रीमेंट ऑन प्राइस एश्योरेंस एंड फार्म सर्विसेज बिल 2020, एसेंशियल कमोडिटीज अमेंडमेंट बिल 2020। इसको मानसून सत्र में पास किया गया और इसके अतिरिक्त जो भी एसेंशियल कमोडिटीज एक्ट 1955 के अतिरिक्त जो प्रोविजंस थे उनमें रिलैक्सेशन दिए गए, रिस्ट्रिक्शंस परचेज, सेल और स्टॉकिंग के बारे में। इसी संदर्भ में इस फार्म बिल के अतिरिक्त कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग को भी बढ़ावा दिया गया। जैसे कि देखा जाए सितंबर 14 को जहां पार्लियामेंट में इस बिल को लाया गया था, सितंबर 27 को गैजेट नोटिफिकेशन भी पारित कर दिया गया। तो सिर्फ 13 दिनों में इन तीनों बिलों को पार्लियामेंट में पास करने की अगर जल्दी देखी जाए तो इसमें सही तरह से डिस्कशन या सही मायने में इस बिल को पारित नहीं किया गया। इसे देख के ये पता चलता है कि देश में 60% से भी ज़्यादा लोग जो जहाँ किसानी में निर्भर है
उनके ज़िंदगी में बदलाव सिर्फ 13 दिन में कैसे किया जा सकता है। इस आर्टिकल में लेखक ये बता रहे हैं कि सिर्फ देश में हो रहे क्राइसिस का कारण फार्म या किसानों में या किसान के बिलों से संबंधित नहीं है। जैसे कि इसी समय देखा जाए तो इंडस्ट्रियल रिलेशंस कोड बिल 2020 में भी बदलाव लाए गए। इसमें ट्रेड यूनियंस के लॉस जो थे उसमें बदलाव हुए, इंडस्ट्रियल एस्टैब्लिशमेंट्स के वर्किंग कंडीशंस के एम्प्लॉयमेंट के उसमें बदलाव हुए, और डिस्प्यूट सेटलमेंट के बारे में हो रहे या जो थे इन्वेस्टिगेशन और सेटलमेंट उसमें भी बदलाव किए गए। इन सबको देखा जाए तो आज देश में ना कि किसान बल्कि इंडस्ट्रियल वर्कर्स भी क्राइसिस में देखे जा रहे हैं। जब इस बात के साथ किसान इतने दिनों से वहाँ प्रोटेस्ट कर रहा है तो उन्हें पहला ये चीज़ समझना चाहिए कि किसानों में एक क्लैरिटी है कि वो क्यों प्रोटेस्ट कर रहे हैं। जैसे कि कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग को इन बिलों के अंदर बढ़ावा दिया जा रहा है। अगर पंजाब का एग्जाम्पल देखा जाए, वहाँ पेप्सिको का केस उन्हें पहले से ही पता है। जैसे कि कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग में ये तो सिद्ध है कि सिर्फ लार्ज फार्मर्स को इसमें लाभ मिलेगा, लेकिन पंजाब में 2015 और 16 के डेटा को देखा जाए तो एक 1/3% ऑफ पॉपुलेशन आज भी मार्जिनल एंड स्मॉल पॉपुलेशन है। सिर्फ 5% किसान 10 हेक्टर से ज़्यादा या लार्ज फार्मर्स के कैटेगरी में आते हैं। तो एक तो यहाँ सिद्ध है कि कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग से स्मॉल और मार्जिनल फार्मर्स को तो कोई भी लाभ नहीं मिलेगा। अगर बिहार के एक्सपीरियंस का उदाहरण भी लिया जाए तो 2006 में एपीएमसी सिस्टम को निकाल दिया गया वहाँ से, लेकिन ओपन मार्केट ऑपरेशन से ये कहा जा रहा था कि किसानों को लाभ होगा, लेकिन छोटे और मध्यम वर्ग के किसान कहाँ अपने जो प्रोड्यूस होंगे वो कहाँ जाकर बेचेंगे। लार्ज फार्मर्स की तरह वो ना ही बड़े बड़े लारियों में अपने सामान या खेतीबाड़ी की हुई फसल को डाल के कंपनी या कोई भी ऑर्गेनाइजेशन को नहीं भेज सकते। ये छोटे छोटे किसानों को एपीएमसी ही एक ऐसी जगह है जहाँ पे तुरंत अपनी फसल को बेचकर उस दिन का अपना काम चला लेंगे। इसी संदर्भ में ये तो सिद्ध है कि किसानों को क्लैरिटी है कि कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग और एपीएमसी में दे रहे एमएसपी के खिलाफ या एमएसपी जो निकालने की बातचीत हो रही है ओपन मार्केट ऑपरेशंस की, उनमें ना ही किसानों का भला होगा। इसी संदर्भ में और कुछ बदलाव के बारे में देखा जाए तो इलेक्ट्रिसिटी अमेंडमेंट बिल 2020 के बारे में भी इन किसानों की मांग है। इसके साथ जो सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट के अतिरिक्त जिन लोगों को, स्टूडेंट्स को, एक्सपर्ट्स को, उनको और देश के कई एक्टिविस्ट को अरेस्ट किया गया फॉल्स चार्जेस पे, उनको भी रिहा करने की मांग लगाई गई है। इस संदर्भ में देश में अगर फूड सिक्योरिटी को लाना है तो यूनिवर्सल पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम के बारे में सोचने के लिए भी सरकार पे दबाव दिया जा रहा है। तो इस आर्टिकल में समझने वाली ये बात है कि आज देश में हो रहे क्राइसिस जो सरकार और किसानों के बीच में हो रहा है, उसका एकमात्र रीजन सिर्फ फार्म बिल्स ही नहीं है। कई और सेक्टर हैं जहां दूसरे सेक्टर्स पे जो काम कर रहे हैं उनकी ज़िंदगी में भी क्राइसिस होने के कारण आज देश में इतना बड़ा प्रोटेस्ट देखने को मिल रहा है। अगला आर्टिकल है एक्सेलेंस इन डाइवर्सिटी। तो इस आर्टिकल में हम मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन ने एक कमेटी की रचना की थी आईआईटी दिल्ली के डायरेक्टर के चेयरमैनशिप के अतिरिक्त में। तो इस कमेटी का काम था कि कैसे देश में जो नेशनल इम्पोर्टेंट इंस्टीट्यूट्स हैं और आईआईटीज़ में टीचर्स की संख्या में वैकेंसीज बहुत ज़्यादा देखी जा रही है, तो उसको कैसे सॉल्व किया जाए, उस स्टडी के लिए ये कमेटी की रचना की गई थी। तो उस आर्टिकल या इस आर्टिकल को उस आधार पे आज हम देखने वाले हैं। यहाँ पे समझने वाली ये बात है कि 2008 में आईआईटी कॉलेजेस की एक्सपेंशन की गई देश भर में। उसके अतिरिक्त स्टूडेंट्स को भी जो ओबीसी कोटा को रिजर्वेशन मिला था और सेंट्रल एजुकेशन इंस्टीट्यूशन रिजर्वेशन इन टीचर्स काडरे एक्ट 2019 के अतिरिक्त कोटा के आधार पे इन इंस्टीट्यूट्स में टीचर्स को अपॉइंट किया जा रहा था। आज भी आईआईटी दिल्ली में 30% टीचर्स की डेफिसिट है, मतलब कमी है, और देश में ऐसे 23 इंस्टीट्यूट्स हैं जहाँ पे टीचर्स की कमी देखी जा रही है। इसका मुख्य कारण है कि क्वालिफाइड टीचर्स उस कोटा में ही जो रिक्रूटमेंट करना है वो ना मिलने के कारण। तो इस एक क्राइसिस को सॉल्व करने के लिए आईआईटी डायरेक्टर के चेयरमैनशिप में एक कमेटी रचना की गई और उस कमेटी ने 2 ऑप्शंस दिए गए हैं
कि एक ऑप्शन है कि IITs में इन कोटा का एक एक्सेप्शन दिया जाए, जिसमें जैसे कि एक्सेलेंस, इंस्टीट्यूट ऑफ एक्सेलेंस और रिसर्च इंस्टीट्यूशंस और नेशनल एंड स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस के आधार पे इस कोटा को कुछ दिनों के लिए एक्सेम्प्ट किया जाए IITs को। और दूसरा कहा गया, पूरे कॉलेज को हिसाब में रखते हुए असिस्टेंट कुछ ग्रेडों को इस कोटा का लाभ दिया जाए। समय समय के साथ जब क्वालिफाइड टीचर्स मिलेंगे फिर तब उनको कोटा का एक प्रावधान दिया जाएगा। तो ये दो ऑप्शंस दिए हैं कमिटी ने। तो सरकार को आज इक्विटी के आधार पे, मतलब इक्विटी को सैक्रिफाइस ना करते हुए डिसीजन बहुत जल्दी लेनी होगी, क्योंकि इन ऐसे IIT कॉलेजेस में अगर टीचर्स की कमी देखी जाएगी तो एजुकेशन पे बहुत बड़ा गहरा प्रभाव गिरेगा। आज मिनिस्ट्री ने इस कमेटी के रिकमेंडेशन पे सरकार स्पॉन्सर्ड एक प्रिपरेटरी प्रोग्राम की जांच की है, मतलब सोची है, जहां पे IIT में कैंडिडेट्स जो रिजर्व्ड होते हैं उनके लिए हाईली एकेडमिक वर्क की सहायता किया जाएगी और साथ में PhD करने का प्रावधान भी दिया जाएगा, ताकि उन कोटा से बने हुए या उन कैटेगरी के स्टूडेंट्स को भी टेक्निकली स्ट्रांग बनाया जाए और देश में जो टीचर्स क्राइसिस देखा जा रहा है उसे बढ़ावा मिले। तो सरकार ने ये जो पॉलिसी और रीडिस्ट्रीब्यूशन, प्रोग्रेसिव रीडिस्ट्रीब्यूशन के बारे में बात की है वो बहुत ही समर्पक है और देश में एक्सेलेंस डाइवर्सिटी के साथ ही पाया जा सकता है, ये यहाँ लेखक का अभिप्राय है। अगला आर्टिकल है डिस्करेजिंग नंबर्स। जैसे कि हम लोगों ने 3-4 दिनों से द हिंदू न्यूज़ एनालिसिस में देखा है, नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे के 5वें 2019-20 के सर्वे रिपोर्ट को जारी करने के आधार पे, वो भी पहला फेज़ है, फेज़ 1। फेज़ 2 अभी जारी होने वाला है। तो फेज़ 1 में 22 राज्यों और यूनियन टेरिटरीज को इंक्लूड किया गया है और उत्तर प्रदेश, MP, तमिलनाडु, राजस्थान, पंजाब, झारखंड और उड़ीसा, ये इन राज्यों के सर्वे रिपोर्ट्स अभी आने बाकी हैं। तो यहाँ पे 4 मैट्रिक्सों के बारे में इंपॉर्टेंटली डिस्कस किया गया है इस आर्टिकल में। पहला है न्यूट्रिशनल स्टेटस चिल्ड्रन का। अगर देखा जाए तो 2019-20 में कंपेयर किया जाए तो 2015 और 16 से बहुत कमी देखी जा रही है। गुजरात, महाराष्ट्र और वेस्ट बंगाल में अनीमिया के जो परसेंटेज है उनमें बढ़ोतरी देखी गई है। और चिल्ड्रन मतलब 2005 और 6 से कंपेयर किया जाए, चाइल्डहुड स्टंटिंग इसमें देखा जाए तो 22 में से 13 राज्यों में भी बढ़ोतरी देखी गई है। NFHS, नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे 4 के हिसाब से चाइल्डहुड स्टंटिंग के आंकड़े देखे जाए तो बिहार और असम कुछ बेहतर काम किए हुए हैं। बिहार में 5.4% स्टंटिंग में कमी देखी गई है और बिहार आज भी बड़े राज्यों में एक बहुत ही बड़ा राज्य है, मतलब पहला राज्य है जहां पे 42.9% चाइल्ड स्टंटिंग आज भी देखा जा रहा है। कुछ क्षेत्रों में, जैसे पहले भी डिस्कस किया गया था, कि इम्प्रूवमेंट्स देखे गए हैं। सैनिटेशन, क्लीन कुकिंग फ्यूल, वुमेन वेलबींग और महिलाओं पे होने वाले वायलेंस, चाइल्ड मैरिजेस में कमी देखी गई है और महिलाओं को बैंक अकाउंट में एक्सेस को देखा जाए तो उसमें भी बढ़ोतरी हुई है। तो देश में आज पैंडेमिक होने के कारण जहां अनएम्प्लॉयमेंट और पॉवर्टी की बढ़ोतरी हो रही है, फूड सिक्योरिटी और फूड कंजम्पशन में भी बहुत ही ड्रॉबैक देखा जा रहा है। आज देश में ना कि UN सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स के टारगेट को पूरा करना है, देश में हंगर और पॉवर्टी जो बहुत ही दुष्परिणाम कर रहे हैं समाज में लोगों पे, उसे निकालना बहुत ज़रूरी है, ये लेखक का अभिप्राय है। अगला आर्टिकल है द लॉन्ग रोड टू फूड सिक्योरिटी। तो इस आर्टिकल में हम लोग ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2020 के बारे में जानेंगे। इस इंडेक्स में भारत को 94th रैंक मिला है 107 राष्ट्रों में से। बांग्लादेश, पाकिस्तान और नेपाल से भी भारत पीछे पड़ा हुआ है। UN फूड एंड एग्रीकल्चरल ऑर्गेनाइजेशन के रिपोर्ट के हिसाब से 194 मिलियन पीपल आज भी देश में भूखे हैं। पूरे विश्व में देखा जाए तो 23% अंडर नरिश्ड पॉपुलेशन आज भारत में देखा जा रहा है। सुप्रीम कोर्ट ने राइट टू फूड को आर्टिकल 21 के अतिरिक्त राइट टू फूड के हिसाब से समान माना था। आज देश 73 साल के बाद भी, स्वतंत्र होने के बाद देश में आज भी फूड सिक्योरिटी का प्रॉब्लम है, तो ये बहुत ही सोचने वाली बात है। अगर देखा जाए तो देश एग्रीकल्चरल या ग्रीन रेवोल्यूशन के बाद सेल्फ सफिशिएंसी को बहुत जल्दी पा लिया है। आज देश में 283.37 मिलियन टन फूड ग्रेन्स की बढ़ोतरी है और मिलेट्स में आज भारत पहले स्थान पे है, राइस और व्हीट में दूसरे स्थान पे है। हॉर्टिकल्चर क्रॉप्स को देखा जाए तो फ्रूट्स और वेजिटेबल्स भी देश में आज सरप्लस है। 2018 और 19 में 313 मिलियन टन्स के हॉर्टिकल्चर क्रॉप्स की प्रोडक्शन हुई थी।
इतना होने के बाद भी देश में आज भी अगर ग्लोबल हंगर इंडेक्स में 94th पोजीशन में है, तो इसे सरकार को या सरकार की इम्प्लीमेंटेशन में कोई गलती देखी जा रही है। डिपार्टमेंट ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स के हिसाब से 62,000 टन्स ऑफ फूड ग्रेन्स फूड कॉरपोरेशन के वेयर हाउसेस में खराब हो रहे हैं 2011 और 17 के बीच में। 2016 और 17 में ही 8,600 टन फूड ग्रेन्स लॉस्ट मतलब खराब हो गए। इन सबको देखा जाए तो इतना सारा फूड ग्रेन अगर गोडानों में और कहीं और ख़राब हो रहा है, तो उससे क्यों देश की भूख या पॉवर्टी या हंगर नहीं निकाला जा रहा है। आज देश में बहुत सारे लोगों के पास फेक रेशन कार्डों के रिपोर्ट्स हैं, लेकिन आज भी देश में जेन्युइनली ऐसे लोग हैं जिनके पास रेशन कार्ड ही नहीं है। तो उसको देखा जाए तो देश में आज जो फूड इकोसिस्टम का मैनेजमेंट चल रहा है उसमें भी कमियां देखी जा रही है। तो इस कमी को या इस डिसएडवांटेजों को निकालने के लिए दो प्रावधानों की यहाँ बात की गई है। एक, एमएसपी में बढ़ोतरी दी जाए ताकि किसानों के हाथ में पैसा ज़्यादा हो ताकि वो अपने फूड आइटम्स पे खर्च कर सके। दूसरा, देश में पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम और पब्लिक प्रोक्योरमेंट को और भी ऑर्गेनाइज किया जाए। देश में अन्नपूर्णा स्कीम के बारे में आप सबने सुना होगा। इसके अतिरिक्त हर 65 वर्ष से ज़्यादा जो भी इंसान है उन्हें 10 किलो फूड ग्रेन्स की प्रावधानी इसमें दी गई है अगर उन्हें कोई भी पेंशन ना मिल रही है। सेंटर ने मतलब केंद्र ने 20% लोगों को ये स्कीम की प्रावधान करने के लिए अवकाश दिया है। आज केरला राज्य में देखा जाए तो सभी लोगों को कोई ना कोई सोशल सिक्योरिटी प्रावधान होने के कारण कोई भी इस स्कीम के अतिरिक्त एलिजिबल नहीं है। तो सरकार को इस बारे में सोचना है कि अन्नपूर्णा योजना के अतिरिक्त लोगों को ज़्यादा कवर किया जाए ताकि ये 65 ईयर्स से ज़्यादा जो लोग हैं उन्हें भी कोई लाभ मिले। पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी ऑन फूड एंड कंज्यूमर अफेयर्स एंड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन के हिसाब से जो भी एसेंशियल कमोडिटीज़ हैं उनमें बढ़ोतरी मिले और आज पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम में पल्सेस को भी ऐड किया जाए ताकि प्रोटीन इन लोगों को पहुंच सके, उसकी वजह से डिजीज में कमी देखी जा सकती है। अगला आर्टिकल है कम्युनिकेशन सैटेलाइट टू बी लॉन्च्ड टुडे। इस आर्टिकल में हम इसरो कम्युनिकेशन सैटेलाइट CMS-01 को PSLV C50 के द्वारा सतीश धवन स्पेस सेंटर से आज गुरुवार के दिन लॉन्च करने वाला है। तो CMS-01 एक कम्युनिकेशन सैटेलाइट है जो सी बैंड फ्रीक्वेंसी स्पेक्ट्रम में काम करेगा और ये इंडियन मेनलैंड, अंडमान निकोबार और लक्षद्वीप आइलैंड्स को कम्युनिकेशन सैटेलाइट से जोड़ेगा। CMS-01 42nd कम्युनिकेशन सैटेलाइट है भारत का और PSLV का ये 52nd मिशन है। इस आधार में या इस आर्टिकल में नवंबर 7 तारीख को एक अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट EOS-01 को भी लॉन्च किया गया था सक्सेसफुली इसरो ने। तो ये कम्युनिकेशन सैटेलाइट CMS-01 एक डायरेक्ट क्वेश्चन प्रीलिम्स के हिसाब में पूछ सकते हैं। अगला आर्टिकल है इंडिया गोस डाउन 2 रैंक्स इन ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स। इस आर्टिकल में हम लोग यूनाइटेड नेशंस ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में भारत ने 131 आउट ऑफ 189 राष्ट्रों में रैंक पाया है। अगर इस बार पहली बार यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम ने एक नया मैट्रिक्स ऐड किया है जिसका नाम है प्लानिटरी प्रेशर के अतिरिक्त कार्बन एमिशन के पर कैपिटा को मेजर किया जा रहा है। कोई भी राष्ट्र जो फॉसिल फ्यूल, मेटल और दूसरे रिसोर्सों को यूज करके कंज्यूमर गुड्स को डेवलप करेगा और जितना कार्बन एमिट कर रहा है उसे भी कंसिडरेशन में लिया जाए तो भारत और 8 रैंक ऊपर बढ़ेगा। अगर नॉर्वे जो आज पहले अंक पे है, अगर प्लानिटरी प्रेशर को इंक्लूड किया जाए तो उसका रैंक 15वें रैंक तक गिर जाएगा। दूसरे राष्ट्रों में भी यही देखा जा रहा है। ऑस्ट्रेलिया, US, कनाडा, अगर इनमें प्लानिटरी प्रेशर को ऐड किया गया तो उनकी रैंकों में भी बढ़ोतरी देखी जाएगी। लेकिन भारत के रैंक में अगर कमी देखी जा रही है तो भारत के एमिशन रिडक्शन सक्सेस को दिखा रहा है। भारत ने कुछ सालों में 2005 के अतिरिक्त जैसे प्रीवियस आर्टिकल्स में देखा था वर्चुअल क्लाइमेट समिट में 21% कमी की गई है एमिशन रिडक्शन में 2005 के कंपैरिजन में। तो उस हिसाब से ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स या प्लानिटरी प्रेशर एडजस्टेड ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में भारत ने कुछ इंप्रूवमेंट्स दिखाए हैं। लेकिन भारत को आगे या भारत के पॉलिसी मेकर्स को आगे के दिनों में सस्टेनेबल डेवलपमेंट के पाथ को चूज करना है और HDI को मतलब ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स जिसमें हेल्थ, एजुकेशन और स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग को मायने दिए जाते हैं, वहाँ देश को इम्प्रूव करना बहुत ही इम्पोर्टेंट है।
तो ये आज का हुआ द हिंदू न्यूज़ एनालिसिस कार्यक्रम। तो दोस्तों आप सभी लोग इस चैनल को सब्सक्राइब करें और आपके वैल्यूएबल फीडबैक को कमेंट सेक्शन में डालें ताकि हम और इम्प्रूवमेंट कर सके। फिर मिलेंगे कल के हिंदू न्यूज़ एनालिसिस के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।